समय इसको जो है ना, जो दीपक ऊपक जितने लोग, जितने जो बेसमय हैं, सबकी छुट्टी हो। समय पे जो नहीं आएगा फिर उसके लिए दिक्कत होगी। अब फिर ऐसे देखेगा जैसे किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब पढ़ेगा नहीं आदमी। एक बात समझ लो कि अगर आपको कुछ भी समझना है तो पहले तो ये चीज है कि आप सीरियस हो जाओ। कभी जंगल में शेर जो है भीड़ के साथ नहीं रहता। एक बात ध्यान रखना, हम हॉस्टल में रहते थे, कभी भीड़ में साथ नहीं चलते थे, अकेले ही चलते थे। और हम अपने जितने भी विद्यार्थी हैं उनको यही संदेश भी देते हैं कि अकेला व्यक्ति अपना रास्ता बनाता है, भीड़ में तो गीदड़ चला करते हैं। यहाँ भीड़ से अलग एक हम लोग एक ऐसी व्यवस्था में हैं जहाँ सब कुछ समझ सकते हैं। आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं हमारे साथ। आज हम लोग एकदम नया टॉपिक शुरू करेंगे, क्योंकि कुछ लोग नए हैं, तो मैं चाहता हूँ बिल्कुल नए तरीके से एक नया टॉपिक ही शुरू कर रहे हैं। जो निबंध निलय में जितने भी निबंध थे अधिकतर हुए हैं, उसके बाद जब बाद में आप सभी लोग रहें, बाकी आज हम एकदम नया हिंदी साहित्य के इतिहास पे चल रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास एकदम नया टॉपिक आज से शुरू करेंगे। और इसमें पहले एक थोड़ी सी भूमिका बनाएंगे, चीज़ों को बनाएंगे और देखेंगे कि हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा क्या है। और इतिहास लेखन की परंपरा को समझने से पहले ये समझना होगा कि हिंदी साहित्य का महत्व क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है। कि हिंदी साहित्य का महत्व, क्योंकि आप कोई विषय पढ़ते हो ना तो उसका क्या महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है। हिंदी साहित्य का महत्व, इसके अलावा और क्या देखना है, प्रासंगिकता और प्रासंगिकता कि आज के समय में, वर्तमान समय में कैसे कोई चीज प्रासंगिक है ना।
तो अक्सर कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य वैज्ञानिक भाषा नहीं है। आज के वैज्ञानिक तकनीकी युग में जो समय चल रहा है उसमें हिंदी पढ़ के क्या ही मिलेगा। तमाम बातें हैं, क्यों अनमोल, है कि नहीं? लोग कहते हैं हिंदी पढ़ के तुम क्या ही कर जाओगे। तो अभी हमने इसके पहले समझा था कि हिंदी हमारे भीतर की भावनाओं को प्रस्तुत करती है। हिंदी साहित्य के अंदर बाहर की दुनिया से ज्यादा अंदर की दुनिया का प्रस्तुतिकरण है कि तुम भीतर से कैसे हो, तुम्हारे रूप को दिखाया जा रहा है। और अगर आप देखें तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि साहित्य जो है वो हमारे जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता, हमारी ज़रूरत कुछ और है, भावना में रह के हम क्या ही कर पाएंगे, भावनाओं से क्या होता है ना। बहुत सारे अलग अलग लोग। तो आज के समय में साहित्य की कोई प्रासंगिकता नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। क्या यहाँ इसका मतलब ये है कि इम्पोर्टेंस है ना, इम्पोर्टेंस की महत्व आज के समय, जैसे हम कहते हैं कि कोई चीज जो पुरानी है लेकिन आज के समय में वो प्रासंगिक क्यों है? क्यों है प्रासंगिक? क्योंकि हमारी भावनाएं अतीत से वैसी ही सेम रही है। प्रेम की वही भावना थी जो पहले प्राचीन काल में थी, या उसके पहले प्रेम हमेशा एक ही भावना से होता। आज का रूप बदल गया है, लोग बदल गए, सोच बदल गई है। पहले भी वही भाव उमड़ता था जब एक लड़का एक लड़की को देखता था, आज भी वही उमड़ता है, बस रूप बदल गया है। समझ गए? तो यहां प्रेम क्यों? प्रेम, अरे बिना प्रेम के ही से ये जो दुनिया आगे बढ़ी है। सबको प्रेम है। अब आप ये देखेंगे कि अगर ये माना जाता है कि कोई साहित्य हो, कोई वस्तु हो, कोई विषय हो, अगर वो हमारे समाज को योगदान नहीं दे पाता है या समाज के लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो हम उसे क्यों पढ़ें? हम लोग आज इस पे चर्चा कर रहे हैं, हिंदी साहित्य का महत्व। एक बात तो यह है कि इसका महत्व आज भी बना हुआ है, इसीलिए हिंदी साहित्य अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। ठीक। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न ये हो रहा है कि आज भी ये प्रासंगिक है, इसको पढ़ना एक समय के साथ भी इंपॉर्टेंस है इसका, क्योंकि हमारी भावनाएं मर जाएंगी तो हम इंसान बचेंगे ही नहीं। साहित्य हमें इंसान बनाता है, हैवान से इंसान की यात्रा कराता है साहित्य। दूसरे की पीड़ा को समझना सिखाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, जो हल्के या जो वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, जो साइंस बैकग्राउंड के, क्या हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी पढ़ रहे हो, इससे कुछ होगा? आईआईटी में ही चले गए हो। अरे भाई, जीवन मशीन नहीं है। मशीन बन जाओगे तो तुम जी नहीं पाओगे। मशीन बनने का मतलब है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारी मृत्यु हो गई। अगर तुम मशीन बन गए तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आप देखिए, बड़े से बड़े लोग भावनाओं की तरफ बाद में मुड़ते हैं। कहते हैं यार, भाव होना चाहिए जीवन में, मजा आना चाहिए थोड़ा। तो यहां इसी बात को कह रहे हैं कि कुछ लोग, एक पक्ष ये है जो ये कहता है कि हिंदी साहित्य का महत्व क्या है, या साहित्य हमें क्यों पढ़ना चाहिए, साहित्य की जो कोई प्रासंगिकता नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको पढ़ने के लिए कोई मतलब नहीं है, ये मनुष्य का पेट नहीं भर पाती। क्या नहीं कर पाती? जब पेट नहीं भर पाती है तो हम क्यों पढ़ें? तो आप लोग को भी हिंदी साहित्य नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन अभी उत्तर देखिए इसका आएगा।
पेट न भर पाए लेकिन ये मनुष्य की तरह रहना जरूर सिखाती है। अरे पेट ही भर जाएगा तो जानवर भी अपना पेट भर लेता है जंगल में, लेकिन पेट भरने के बाद भी उसकी वृत्ति शांत नहीं होती। तो यहां हम देखें कि मनुष्य को मनुष्यत्व की ओर लेकर जाता है साहित्य, और खास रूप से हिंदी साहित्य, लिटरेचर। लिटरेचर अलग ही होता है। कभी तुमने जीवन में ना पढ़ा हो, बस केवल तुम्हारा मन लगता हो समाज को देखने में, समाज को समझने में, समाज के सुख दुख को, कि मैं समझूं सब कुछ, तो तुम्हें साहित्य बहुत अच्छा नंबर देगा। और तुम मशीन हो, जैसे एक बच्चा था तो उसका बैकग्राउंड था फिजिक्स का, तो उसको कुछ भी बताया जाए तो वो मैथमेटिक्स के तरह से, फिजिक्स के तरीके से उसको पढ़ता था इस विषय को। नंबर आया तो उसने सारी बातें लिख दी, लेकिन भाव नहीं लिख पाया। भाव से जब आप लिखते हो तो वो आपकी कलम उसी तरीके से चलती है। नंबर उस समय 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, तो फिजिक्स में अच्छे आए और हिंदी साहित्य में अच्छे नहीं आए। तो उसकी कॉपी देखी गई, तो उसकी कॉपी जो भी उसने टेस्ट सीरीज में जो भी आंसर लिखा था, उसमें एक ही बात थी कि उसने केवल मक्खी पर मक्खी बिठाई थी। साहित्य कैलकुलेशन नहीं है, समझना। जब आप हवा चलती है तो हमको मजा आता है, हम किसी से कह नहीं पाते। आता है कि नहीं आता? वैसे ही साहित्य जब हम पढ़ते हैं तो हमारी आत्मा जो है प्रफुल्लित होती है। तो भले पेट न भरता हो, भले वैज्ञानिक न दिखता हो, भले कुछ लोग आरोप लगाते हो कि हिंदी साहित्य का क्या महत्व है, क्या प्रासंगिकता है, लेकिन अगर आप देखें तो आज की दुनिया में जैसे दबाव हैं हमारे ऊपर, जैसी समस्याएं हैं, उन समस्याओं में यह विषय बहुत प्रासंगिक है। कैसे? मनुष्य को संवेदनशील बनाता है हिंदी। क्या करता है? संवेदनशील बनाता है। संवेदना तुम्हारे अंदर होगी तो तुम दूसरे के दुख को समझोगे। जाके पैर न फटे बिवाई, ते क्या जाने पीर पराई। जिसके पैर नहीं फटते, एड़ियां फटती नहीं, और एड़ियों से खून न रिसता हो, दर्द न होता, वो दूसरे के पैर के फटने का दर्द क्या जानेगा। तो पहली चीज तो ये है कि ये आपको संवेदनशीलता आपके भीतर प्रस्तुत करता है, कि आपको संवेदनशील, दूसरे की वेदना, दूसरे की समस्या को देखने लायक बनाता है। दूसरी चीज, अगर आप देखें तो ये अपने आसपास की दुनिया में, परिवेश में, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे हमारी प्रकृति हो, सबको अपने तरीके से देखने की एक कला सिखाता है साहित्य। वो कला ऐसी होती है कि आप दूसरों के दुख में दुखी होंगे, दूसरों के सुख में सुखी होंगे। आज का समाज इतना जटिल है, इतना उलझा हुआ है कि सब दूसरे को दुखी देखकर सुखी होते हैं। शकुनी यही कहता था दुर्योधन को कि अपने दुश्मन को दुखी होके देखने में कितना मजा आता है भांजे, कितना मजा आता है। आज भी समाज में आप देखेंगे कि लोग यही चाहते हैं कि अच्छा आप दुखी हो, कोई बात नहीं। आपके सामने आएंगे कि आपके यहाँ बड़ा दुख आया, लेकिन अंदर अंदर कहेंगे कि चलो ठीक हुआ, थोड़ा धरातल पे तो आया। क्यों? लोग आके बताएंगे कि बड़ा गलत हुआ आपके साथ, लेकिन अंदर सोचेंगे कि ठीक ही हुआ, कम से कम उड़ रहा था आकाश में, नीचे तो आया। ऐसा समाज है। और इसीलिए आप देखेंगे कि कविताएं आई, कविताओं ने मानव की भावनाओं को, सबके दुख को प्रस्तुत किया।
वाल्मीकि सबसे पहले कवि माने जाते हैं, आदि कवि है ना। वाल्मीकि, उन्होंने रामायण लिखा, सबसे पहले कवि। उन्होंने एक बात बताई कि कोई पंछी भी है, कोई चिड़िया भी है, अगर उसको दुख हो रहा है तब भी एक मानव को दुख हो सकता है। क्रौंच नाम का पक्षी था, उसके ऊपर उन्होंने पहली कविता लिखी थी, उसके दुख के ऊपर। तो साहित्य का व्यक्ति हर जगह अपनी आंखें खोल कर रखता है, देखता है विशेष तरीके से, विशेष नजरिए से। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गोदान को देखिए जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा, दिव्या को देखिए, ये जो उपन्यास हैं, इसके अलावा बहुत सारी कविताएं हैं जैसे हरिजन गाथा है, उनमें आप देखेंगे तो यही दिखाया गया है कि संवेदन क्षमता कितनी जरूरी है हमारे जीवन के लिए। तो हिंदी साहित्य का पहला मूल्य आपको संवेदनशील बनाना। जैसे आपसे इंटरव्यू में प्रश्न पूछें कि आपने हिंदी साहित्य क्यों लिया, तो आप क्या बताएंगे? अगर ये पूछें कि आप इस विषय की आज के समय में क्या प्रासंगिकता है, कबीर को आपने पढ़ा, क्या सीखा, कैसे प्रासंगिक हैं कबीर आज, तब आपका दिमाग खुलना चाहिए कि कबीर आपको क्या सिखाते हैं। कबीर आपको बराबरी सिखाते हैं, समानता की बात सिखाते हैं, धार्मिक रूढ़ियों से बचने की सलाह देते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की सलाह देते हैं, गलत रास्ते पे न चलने की सलाह देते हैं। तो वर्तमान समय में उनकी प्रासंगिकता इतनी ज्यादा है कि आज आप देखेंगे तो बड़े से बड़े विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा रिसर्च हिंदी साहित्य में कबीर पे ही हो रहा है। क्या कह गए कबीर? मध्यकाल में कबीर ने क्या कह दिया? सिकंदर लोदी का समय था उनका, सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर। क्या कहा? अशिक्षित व्यक्ति, उससे क्या सीखा हमने? हिट क्वेश्चन है इंटरव्यू का, कबीर खूब पूछे जाते हैं, बड़ा अच्छा जवाब भी है इन पे। तो साहित्य का पहला मूल्य है संवेदनशील बनाना आपको, दूसरे के दुख को आप समझ सकें। ठीक है, अगर आप देखें तो दूसरा प्रतिमान यह है कि प्रगतिशीलता। अगर आप देखें तो साहित्य का दूसरा जो मूल्य क्या है? प्रगतिशील बनाना आपको। इसको नोट भी करते चलोगे ना, थोड़ा थोड़ा नोट करते चलो। तो दूसरा मूल्य क्या है? प्रगतिशीलता, प्रोग्रेसिव अप्रोच, कि आपको प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा। मैं कुछ भी लिखूं तो आपका दिमाग 360 डिग्री पर चलना चाहिए कि सर अगर कुछ लिख रहे हैं तो कॉपी पे कुछ लिखते रहें। कहानी नहीं चल रही है कि आप यहां कथा सुन के फिर निकल जाएंगे। इससे आपके दिमाग में अच्छे से बातें बैठती चली जाएंगी। तो पहला मूल्य क्या था? संवेदनशीलता। और दूसरा मूल्य क्या है? प्रगतिशीलता। आप देखेंगे कि एक बात कही जाती है कि जो लोग जो दुखी होंगे वही कवि बनेंगे। कौन कवि बनेगा अनमोल? जो दुखी होगा। इसीलिए एक बात कही जाती है, वियोगी होगा पहला कवि। कौन होगा? वियोगी होगा पहला कवि। जैसे किसी का एक होता है संयोग, एक होता है वियोग। संयोग मतलब कोई मिल गया, आप किसी से जुड़ गए हैं, वो पास में है। और एक होता है वियोग, आप उसे छोड़कर आ गए हैं,
छोड़ आए, वो गाना गाते हैं ना, छोड़ आए हम वो गलियां वो घर। तो ये वियोग जो है यही कविता को आपके भीतर से प्रस्फुटित करता है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। आह जब अंदर से आती है तब गाना निकलता है। तो वहीं लिख लो, वियोगी होगा पहला कवि। वहीं नीचे लिखो वियोगी, वियोगी होगा पहला कवि। जो वियोगी होगा वही पहला कवि होगा। आह से उपजा होगा गान। अब मजा आ रहा है ना? कल निबंध में आह से उपजा होगा गान। आह मतलब क्या होता है? जब आप किसी को याद करते हैं और वो सामने न हो तो कहते हैं आह। आह से उपजा, आह से उपजा होगा पहला गान। आह से उपजा होगा पहला गान। गान मतलब गीत, भीतर का जो। फिर आगे, निकल कर आंखों से चुपचाप। आगे लिखो, निकल कर आंखों से चुपचाप। निकल कर आंखों से चुपचाप। निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। बही, बही होगी कविता अनजान। इसका मतलब क्या है? इसका वियोग का मतलब समझो कि वियोगी होगा पहला कवि। जो पहला कवि होगा वो वियोगी होगा, मतलब उसके कुछ छूट गया होगा। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है, एक है ना बड़ा गाना, अच्छा गाना है। जब लिखता है ना आदमी कोई, जितने बड़े लोग लिखते हैं आप देखेंगे उनके जीवन में जरूर कोई ना कोई छूटा होगा। जैसे जगजीत सिंह ने एक गाना लिखा कि चिट्ठी ना कोई संदेश। अगर आप उस जो गाने को जब देखेंगे, उन्होंने उसको गाया तो उसमें इतना भाव है, क्योंकि उनके पुत्र की मृत्यु हुई थी उसके पहले। उसके बाद उन्होंने वो गीत गाया और उस गीत में इतना भाव है कि अगर आप दुख में हैं, आप सुन लेंगे तो आपको इतना रोना आएगा, पूछिए मत। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी। तुमने आह, देखिए आ गया ना, एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी। तुम याद किए होगे लेकिन फिर मैं, हो सकता है मैं न रहा हूंगा वहां। तो यही बात कह रहे हैं, आह से उपजा होगा गान। निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। यहां पर आंखों से क्या निकलता है? कविता निकलती है कि आंसू निकलता है? आंसू ही निकलता है, और आंसू जो है, आंसू से ही कविता निकल आई। जब आप भाव में होते हो तभी कविता फूटती है। समझ गए? कविता तब लिखी जाती है जब मनुष्य बड़ा भाव में होता है, संवेदनशील हो जाता है, भाव से विभोर हो जाता है। जैसे महादेवी वर्मा जी ने लिखा, मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना। मेरा जो प्रियतम है उसको वही समय भाता है जब कोई उसे देखे ना, अंधेरे में ही आता है। आमतौर पे आशिक लोग अंधेरे में ही जाते हैं। उजले में तो हर आदमी देख लेता है, गांव का आशिक ये काम बड़ा करता है, दिन के उजाले में नहीं मिलता वो, क्योंकि उसको पता है कि दिन में समस्या है।
लोग पकड़ लेंगे, गांव में लोग फिर छोड़ते नहीं। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे इस तरीके से हमें समझना है। फिर आगे क्या है, जो दूसरा मैंने क्या बताया, प्रगतिशील, ये तो क्या हो गया, इसका है मामला। ये जो एग्जाम्पल आपने लिखा संवेदना का लिखा कि कैसे संवेदनशील होना साहित्य का एक मूल्य है, कैसे संवेदनशील होना साहित्य का एक मूल्य है, उसी का ये एक उदाहरण आपने लिखा अभी, है कि नहीं? बोलो दीपक, कुछ समझ में आया? और दूसरा क्या मैंने बताया कि अगर आप देखोगे तो वैचारिक स्तर पर जो प्रगतिशील, अगर आप देखेंगे तो हिंदी साहित्य में आपको प्रगतिशीलता दिखाई देगी। जो रूढ़िवादी व्यवस्था होगी, यथास्थितिवादी व्यवस्था होगी, रूढ़िवादी व्यवस्था, यथास्थितिवादी, इन दोनों ही व्यवस्था को साहित्य में चैलेंज किया जाएगा, इस पे प्रहार किया जाएगा। रूढ़ियां नहीं चाहिए, जाति पाति का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। रूढ़िवादी व्यवस्था पर प्रहार होगा कि नहीं होगा? आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य में रूढ़िवाद पर बड़ा प्रहार किया गया है। क्या होता है रूढ़ी? एक वर्ण व्यवस्था बनी चली आ रही है, हमें यज्ञ करना है, हम यज्ञ नहीं करेंगे तो हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा, और ऐसी रूढ़ियां फंसाई गई हैं। उन रूढ़ियों के ऊपर कि हमें मंदिर ही जाना है, हमें यहां ही जाना है, हमें कर्मकांड करना ही पड़ेगा, बकरे की बलि चढ़ाना ही पड़ेगा, क्या है ये? रूढ़ी है। तो आपने रश्मि रथी में देखा था, जाति का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, याद आया? ये कोट होता है। अभी नहीं, अभी चलेंगे उसमें, अभी पहले उसको थोड़ा रोका है, बीच बीच में एक बार थोड़ा सा फ्लो में चलो, फिर उसको ले आएंगे कि जाति का भेद नहीं। यही बात तो कहते हैं कबीर साहब भी, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। जाति क्या पूछते हो? क्या जाति की जरूरत है? इसके अलावा और क्या कहते हैं कबीर साहब? हिंदुओं और मुसलमानों पर, दोनों पर ही करारा प्रहार करते हैं कबीर साहब। प्रोग्रेसिव हैं। आप सोचिए कि उस समय मध्यकाल में इस तरह का बोलना सामान्य बात नहीं थी, गर्दन उतार ली जाती, लेकिन कबीर डरे नहीं। सिकंदर लोदी ने हाथी भेजा था मारने के लिए, हाथी ने पैर उठाया लेकिन मार नहीं पाया, इतने दिव्य थे वो। आपको क्या लगता है? आपके भीतर ही सत्ता है, जिस सत्ता को तुम ढूंढ रहे हो वो सत्ता तुम्हारे पास है। इसीलिए असीम शक्ति के केंद्र तुम खुद हो। अगर तुम चाहो तो राक्षस बन सकते हो, चाहतो तो देवता से भी ऊपर जा सकते हो, कि तुम्हारे भीतर है। दोनों ही संभावनाएं तुम्हारे पास है। अब तुमको निर्धारित करना है कि तुम असुर बनोगे कि देव बनोगे। असुर की प्रवृत्ति होती है कि वो सब कुछ छीनना चाहता है, जो चीज तुम्हारी उसकी हो न सकती उसे छीन लेने का प्रयास करता है, नहीं? और जो देवता होते हैं वो अच्छे जो मनोभाव से चलते हैं। तो यहां आप देखेंगे कि प्रोग्रेसिव मूल्य
प्रगतिशील मूल्य हिंदी साहित्य का एक बड़ा मूल्य है। अधिकतर कवि, जैसे आप भक्ति काल में देखेंगे तो कबीरदास जिनकी चर्चा मैंने किया, रीति काल में हम आएंगे तो एक कवि थे जिनका नाम था घनानंद, उस पर भी चर्चा करेंगे आगे चल के। हाँ, उसके बाद आधुनिक काल में देखेंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने इस पे प्रहार किया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रहार किया, फिर मुक्तिबोध जी ने प्रहार किया, फिर नागार्जुन बाबा ने प्रहार किया। ये सारे लोग जो हैं मुक्ति की बात करते हैं, गलत चीजें इनको पसंद ही नहीं आती। अभी आपने कल देखा कि साहित्य का मूल्य क्या है। साहित्य पैसा कमाने के लिए नहीं है, साहित्य का मंदिर सेवा का मंदिर है। अगर सेवा का भाव हो तो साहित्य लिखने के लिए आइए, धन वैभव कमाना हो तो साहित्य मत लीजिए। ठीक है, तो यहां ये चीज देखेंगे। अगर आप देखें तो कबीर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सभी लोग एक ही बात कहते हैं, समानता की, रूढ़ियों की जो व्यवस्था है उसका समापन हो, और यथास्थितिवाद। क्या है यथास्थितिवाद? जो व्यवस्था चल रही है वो व्यवस्था चलती रहे, उसमें कोई बदलाव ना हो। ये कौन चाहेगा? सोच के बताओ जरा, ये कौन चाहेगा? जिसके लिए व्यवस्था अनुकूल होगी वो चाहेगा कि व्यवस्था न बदले। जैसे उच्च वर्ग के लोग हैं तो वो चाहेंगे कि वर्ण व्यवस्था हमेशा बनी रहे, ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ, फिर नीचे क्षत्रिय, क्या दिक्कत है? जोरावर सिंह कहता है, अगर आप देखेंगे किस उपन्यास में, महाभोज में, जोरावर सिंह कहता है कि इनके बाप दादाओं की कमर हमारे सामने झुकते झुकते कमान की तरह से टेढ़ी हो गई, और ये ससुरे आंख में आंख डालकर हमसे बात करते, बर्दाश्त नहीं होता हमसे। ये साहित्यकार है, साहित्यकार यही बात उठाएगा जो समाज में असमानता है। अगर आपके अंदर ये क्षमता नहीं है तो कलम मत उठाइए, मत आइए। ये कायर का रास्ता नहीं है, सूरमा का रास्ता है, योद्धा का रास्ता है। इसीलिए साहित्यकारों को मारने का भी प्रयास हुआ, उनको दबाने का प्रयास हुआ, क्योंकि वो असलियत दिखाते हैं, समाज के दर्द को दिखाते हैं, उनकी समस्याओं को दिखाते हैं। अगर आप देखेंगे कि कबीर क्या कहते हैं, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इसके अलावा और क्या कहते हैं, हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। हिंदू क्या कहता है, राम हमारे हैं, तो मुसलमान क्या कहता है, रहमान हमारे हैं। हिंदू कहता है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। रहीम 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 रहीम। आपस में दो लड़ते हैं, मरम को न जाना। अगर राम और रहीम को तुम जान गए होते तो तुम लड़ते ना आज हिंदू मुसलमान। अब देखिए, कबीर वैसे जन्म कबीर का जो हुआ वो विधवा एक जो महिला थी जो ब्राह्मण कुल की, उनसे हुआ कबीर का जन्म। लेकिन पालन पोषण कबीर का हुआ एक मुस्लिम परिवार में। नीरू और नीमा बनारस के लहतारा तालाब से उन्होंने उठाया कबीर को, उस बच्चे को उठाया, बाद में उनका नामकरण किया गया कुरान से कबीर। तो लोगों ने, मुल्ला मौलवियों ने शोर मचाना शुरू किया कि एक जुलाहे की लड़की का इतना सुंदर नाम, मारने का प्रयास किया गया कबीरदास को। लेकिन जितनी बार कुरान खोला गया एक ही नाम निकलता था, कबीर कबीर कबीर। और जब कबीर नाम रखा गया तो बालक बचपन से ही बड़ा तेज था।
इस्लाम की सारी शिक्षा उन्होंने प्राप्त किया। फिर उनका दिमाग जो था और सब कुछ हासिल करने का था। बहुत बड़े वैद्य भी थे कबीर, औषधियों की बड़ी जानकारी थी उन्हें, और अपने पिताजी के कारोबार को ही करते थे, कपड़ा बुनते थे, कपड़े का काम करते थे, जुलाहे थे। लेकिन जब अपने विचार रखते थे तो ऐसे विचार जो समाज में क्रांति पैदा कर दे, जो समाज में उद्वेलन पैदा कर दे। क्या कह रहे हैं? हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दोनों लड़त हैं, मरम को न जाना। क्यों लड़ते हो? क्या रहमान अलग है, राम अलग है? अगर अलग है तो फिर तुम कुछ जानते नहीं हो, अभी तुम अबोध हो, अभी तुम्हारे पास कोई शिक्षा नहीं है। उन्होंने कहा एक राम दशरथ का बेटा, कबीरदास ने कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। एक राम कौन है? दशरथ का बेटा। और एक राम कौन है? जो हम सब के भीतर लेटा हुआ है। एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा। एक राम ने इस पूरी दुनिया को बनाया, और एक राम इस जग से न्यारा। एक राम ऐसा है जो इस जगत से न्यारा है। तो चार राम की चर्चा करते। कबीर पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जब बताते हैं तो लोगों की आंख खोल देते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा। सारा जगत उनका ही बनाया हुआ है, और एक राम इस जग से न्यारा, और वही राम इस जगत से अलग भी है। बोलो कबीर किस राम की पूजा करते हैं? अब बताओ। सोचने का विषय तो यहां है ना। कबीर को जो है अगर आप देखो तो यहां इस बात को समझाते हैं। और क्या है? और क्या करता है हिंदी साहित्य? समाज में वांछनीय परिवर्तन के लिए सक्रिय सहयोग। समाज में आवश्यक, समाज में आवश्यक परिवर्तन के लिए, समाज में आवश्यक परिवर्तन के लिए सक्रिय रूप से सहायता देता है। सक्रिय रूप से सहायता देता है। क्या करता है? समाज में आवश्यक परिवर्तन के लिए सक्रिय रूप से सहायता करता है, या साहित्य इसमें योगदान देता है। कुछ लोग कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है। क्या है? अगर तुम्हें दर्पण, अगर तुमको समाज देखना है तो साहित्य देख लो, वो ऐसे ही दिखेगा जैसे दर्पण में तुम्हारा चेहरा। लेकिन केवल इतना कहने से ही साहित्य की मुक्ति नहीं है। साहित्य समाज का दर्पण भी है और समाज में सक्रिय हस्तक्षेप भी करता है। केवल साहित्यकार समाज को देखता बर नहीं है, उसमें कूदता भी है। जो उसमें आग लगी है उस आग को बुझाने का भी प्रयास करता है। जातिवाद की आग लगी है, धर्म की आग लगी है, रूढ़ियों की आग लगी है। ये आग कौन बुझाएगा? ये विष कौन पिएगा? ये विष पिएगा जो साहित्यकार होगा। तो यहां आप देखेंगे कि सक्रिय हस्तक्षेप करता है साहित्यकार। इसके अलावा समाज में जहां जहां कमजोरी है, जहां जहां समस्या है, उन कमजोरियों को बदलने का एक प्रयास भी साहित्य के द्वारा किया जाता है।
मतलब समाज की कमजोरियों को बदलने के लिए भी साहित्य आपको जगाता है, आह्वान करता है। अगर आप देखेंगे कि भारत भारती जैसी रचनाएं जो लिखी गई, जिन्होंने भारत भारती को अगर आप देखेंगे तो इस रचना में जब भारत आजाद नहीं था, अंग्रेजों का वो गुलाम था, तो लोगों के मन में आजादी का भाव जगाने के लिए साहित्यकारों ने ऐसी रचनाएं रची जिससे लोग जागें। अगर आपको याद आ रहा होगा तो जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त क्यों लिखते हैं, इस नाटक को क्यों लिखा? क्योंकि लोगों को भी जगाया जाए, संघर्ष करने की प्रेरणा दिया जाए। साहित्यकार समाज को जगाता है, उन्हें आगे बढ़ाता है। तो यहां आप देखेंगे कि ये जो भारत भारती रचना जब लिखी गई तो इसके द्वारा भी हम अपने लोगों को जागृत कर रहे हैं, अपने लोगों को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत भारती की एक लाइन है, सदियों की ठंडी बुझी राख, थोड़ा लिखो। भारत भारती की लाइन है, भारत भारती की सदियों की, एक तो ये है, भारत भारती की लाइन जो है, हाँ ठीक है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुझा उठी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुग बुझा उठी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुझा उठी। एक ऐसी राख थी जो सदियों पुरानी थी। कैसी थी? कई सौ वर्ष पुरानी राख थी। कैसे राख बनती? जब कोई चीज जल जाती है तो राख बन जाती है। कहते हैं कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, तो वही राख है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुझा उठी। राख सुख बुझाने लगी, उसमें लगा लुत्ती आ गई, आग आ गई, सुख बुझा उठी। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। लिखो आगे, मिट्टी सोने का, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। जो मिट्टी के लोग थे, जो सबसे नीचे थे, वो सोने का ताज पहन इठलाते हैं। ठीक है, ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। अगर आप देखेंगे तो ये, हाँ, ये जो अभी आप लिख रहे हैं कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। आगे लिखो, दो राह समय के रथ का, दो राह समय के रथ का, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। जब रथ चलता है तो घर घर की आवाज होती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, फिर सिंहासन खाली करो की जनता आती है। सिंहासन खाली करो की
जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इसका मतलब क्या है? साहित्यकार ये कह रहा है कि अंग्रेजों, शासन खाली करो, छोड़ो सत्ता, तुम्हारी सत्ता खत्म होने वाली है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। हमारे भीतर की जो आग थी वो खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब वो फिर से सुगबुगा उठी है। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। जो लोग मिट्टी के लोग थे, सबसे निचले पायदान पे, वो सोने का ताज पहन अभी से इठला रहे हैं। दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो। समय का जो रथ होता है, जो पहिया होता है, आपने देखा होगा कि सूरज के 7 घोड़े हैं, वो चलते रहते हैं, उनका पहिया चलता रहता है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता आ रही है, अब सिंहासन खाली करना पड़ेगा। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद एक जगह अगर आपको दिखाई देगा तो कहते हैं, हिमाद्री तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। कि हिमाद्री पर्वत से, उस श्रृंखला से जो शुद्ध भारतीय लोग हैं, हिमाद्री तुंग श्रृंग से, हिमाद्री तुंग श्रृंग से, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, प्रबुद्ध शुद्ध भारती। भारती कैसे हैं? शुद्ध हैं और बुद्धिमान हैं, और वो हिमालय पर्वत की पहाड़ी से आवाज दे रहे हैं, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा, जिनकी अपनी प्रभा है, जिनकी अपनी आभा है, जिनकी अपनी चमक है। समुज्ज्वला, समुज्ज्वला, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। स्वयं प्रभा, जो इनके पास अपनी खुद की आभा है। प्रभा मतलब होता है प्रकाश। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, अपनी ज्वाला है उनके पास, अपनी अग्नि है। अब उसकी जरूरत है तुम्हें, तुम्हारी आजादी बुला रही है, तुम्हें तुम्हारा रूप बुला रहा है। ठीक है। इसके अलावा और क्या करता है जो साहित्य? अगला मूल्य क्या है? साहित्य को अगर आप देखोगे तो वो जीवन की विसंगतियों को आपके सामने रखता है, और आदर्श समाज कैसा होना चाहिए उसकी भी बात करता है। जीवन की विसंगतियों को, जीवन की विसंगतियों को हमारे सामने रखता है, हमारे सामने रखता है। इसके अलावा आदर्श समाज की स्थापना, आदर्श समाज के लिए प्रतिमान
भी निर्धारित करता है, निर्धारित करता है। आदर्श समाज के लिए प्रतिमान भी निर्धारित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे समाज में जो नए प्रतिमान कौन से होने चाहिए उसका भी निर्धारण साहित्य के द्वारा ही होता है। प्रतिमान मतलब क्या होता है कि नियम कैसे होने चाहिए, आदर्श समाज में कौन कौन सी चीजें शामिल होनी चाहिए। हम जानते हैं कि जब भी कोई समाज आपको दिखाई देगा तो कुछ न कुछ वहां परिवर्तन दिखाई देंगे। हर समाज में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। कभी कोई वर्ग आगे होता है तो कभी कोई वर्ग आगे होता है, कभी कोई वर्ग आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो हर समाज में संक्रमण होता रहता है। और जब संक्रमण होता है, जब उसमें परिवर्तन होता है, तो एक प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है कि किस मूल्य को नैतिक माने, किसको आदर्श माने और किसको अपना प्रतिमान स्वीकार करें। कि कौन से मूल्य नैतिक हैं, कौन से मूल्य नैतिक हैं, आदर्श वाले हैं, है ना। नैतिक आदर्श मूल्य कौन से हैं, इन मूल्यों की पहचान कैसे होगी। तो ये मूल्य जो हैं, ये मूल्य भी हमको साहित्य से ही निकलते हैं। तो साहित्य क्या करता है, साहित्य की भूमिका यह है कि समाज को उचित मूल्य प्रदान करता है। क्या करते हैं, समाज को उचित मूल्य, नैतिक और आदर्श मूल्य देने का काम भी साहित्य करता है। क्या है साहित्य का कार्य, नैतिक और आदर्श मूल्य देने का काम भी साहित्य करता है। अगर आप देखोगे तो भक्ति काल, अभी हम लोग हिंदी साहित्य में आ चुके हैं, तो हिंदी साहित्य में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो भक्ति काल भी आएगा, रीति काल भी आएगा। इन कालों की क्या विशेषता है, इस काल में कौन कौन से कवि थे, उस पर चर्चा होगी। अभी ये समझना कि भक्ति काल और आगे चल के आधुनिक काल में कैसे हमें मूल्य दिखाई देते हैं, जो मूल्य हमारे समाज को आगे बढ़ाते हैं, हमारे समाज को बेहतर करते हैं। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक जगह लिखते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। क्या कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित, दूसरे का हित करने से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं मेरे भाई। अब लोग तुलसीदास जी को कहते हैं वो तो बहुत ब्राह्मणवादी मानसिकता के व्यक्ति हैं। ये देखिए क्या कह रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे का हित करने से बड़ा कोई धर्म इस दुनिया में है ही नहीं। पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, मतलब जो दूसरे की पीड़ा को न समझे, उससे बड़ा अधम व्यक्ति तो दुनिया में कोई है ही नहीं। पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, वो अधम से भी नीचे है जो दूसरे की पीड़ा को नहीं समझता, है ना। बताइए तुलसीदास जी कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित, दूसरे का हित, परहित सरिस धर्म, उससे अच्छा सुंदर कोई काम नहीं। अगर परहित नहीं किया, अगर तुम दूसरे का हित करते हो तो वो भी धर्म है। क्या है वो, धर्म है। और अगर आप धर्म को समझते हो तो आपको ये समझना होगा कि किस तरीके से हम चीजों को करें, क्या करें। तो यहां हम इस बात को भी समझ सकते हैं
कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। फिर क्या कह रहे हैं, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। जो दूसरे की पीड़ा को न समझे ऐसा व्यक्ति बहुत खराब है, बहुत समस्या है। कामायनी भी आपको पढ़ना है, आगे चल के आप देखेंगे तो उसमें एक जगह आता है, औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ। क्या है, औरों को हंसते देखो, औरों को हंसते देखो, औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ। औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ। औरों को हंसते देखो मनु, कहा जा रहा है कि औरों को हंसते देखो, मतलब दूसरों को हंसते देखो, हंसो, खुद भी प्रसन्न हो और सुख पाओ। अपने सुख को विस्तृत कर लो, 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 सबको सुखी बनाओ, सबको सुखी बनाओ। औरों को हंसते देखो, ठीक है, औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ। अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। ये करना है तुम्हें, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और क्या कहता है साहित्य, हमारे जीवन की मूल समस्याओं को भी ढूंढता है साहित्य। अगला पॉइंट क्या बनेगा, हमारे जीवन की मूल समस्याओं पर भी ध्यान देता है। हमारे जीवन की मूल समस्याओं पर भी ध्यान देता है साहित्य, कि हमारे जीवन की मूल समस्या क्या है, उसका समाधान कैसे समाधान निकाला जाएगा। अगर आप देखेंगे तो समस्याओं की पहचान तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन कुछ लोग हल्के स्तर पे करते हैं, कुछ लोग भारी स्तर पे करते हैं। कुछ लोग किसी समस्या को बहुत हल्के में लेते हैं, कुछ लोग बहुत भारी में लेते हैं। लेकिन जब साहित्यकार किसी समस्या को देखता है तो उसकी जो अंतर्दृष्टि होती है वो बहुत सूक्ष्म होती है। जैसे गिद्ध की दृष्टि होती है बड़ी नुकीली, अपने लक्ष्य को देखती हुई, वैसे ही साहित्यकार की दृष्टि होती है। भीतर तक साहित्यकार देखता है, अपने अंदर तक देखता है। और अगर कोई चीज केवल बाहरी स्तर पर दिखाई दे रही है तो साहित्यकार उसके भीतरी स्तर को, मतलब बाहर से भीतर चीरते हुए अंदर बढ़ता है और भीतर जाकर सच्चाई को निकाल कर फिर आता है कि पेट के भीतर क्या है तुम्हारे। केवल रोटी नहीं है, भावना भी है। तो साहित्यकार हल्के स्तर पे समस्याओं को नहीं देखता कि आपने बता दिया ये हो गया, ऐसे हो गया, नहीं। बाहरी स्तर पे तो हर व्यक्ति बता सकता है, लेकिन साहित्यकार जो समस्याएं बताता है वो मूलभूत वास्तविक समस्या बताता है कि समस्या क्या है।
कैसे निकालेगा? घुस जाएगा अंदर, क्या? हाँ, बातों से। हाँ, अगर आप देखेंगे तो बड़े से बड़े जो कवि हैं उनमें आपको ये दृष्टि दिखाई देगी कि वो लोगों की बात समझ लेते हैं। उसके लिए एक शब्द आता है अंतर्दृष्टि, दूसरे की बातों को समझने की कला। ये कला साहित्यकार में होती है। जैसे अगर आप देखेंगे तो जो कामायनी महाकाव्य है, काव्य संग्रह है, उसमें आप देखेंगे कि एक बात आती है कि आज के मनुष्य की मूल समस्या क्या है। अभी जो इस दुनिया में मनुष्य है उसकी मूल समस्या क्या है? ज्ञान में और उसके कर्म में जो अलगाव है, उससे मनुष्य की स्थितियां कैसी बन जाती हैं। हर व्यक्ति ज्ञानी है लेकिन उसका कर्म अलग अलग है। उससे कौन सी समस्या होती है? इसके अलावा जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो नैतिक रूप से कितने खराब हैं, इसको भी समझा गया। एक तो आपने अधिकतर उपन्यासों में एक बात समझी होगी कि बुद्धिजीवी लोग भी ऊपर से देखने में तो बड़े नैतिक दिखते हैं, लेकिन जब अंदर हम उतरते हैं साहित्यकार के रूप में तो हमको दिखाई देता है कि लोचन बाबू जो हैं वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो दत्ता साहब जो लिखना चाहते हैं वो दास साहब की स्थितियों को देख कर लिखना चाहते हैं। आप महाभोज उपन्यास में देखेंगे तो दत्ता साहब पत्रकार हैं, वो एक लाइन लिख रहे हैं और उसके बदले 4 लाइन काट रहे हैं, कहीं साहब को बुरा न लग जाए। ये दृष्टि आपको तो पत्रकार देख रहे हो ना, जैसे मैं और आप देखें तो एक व्यक्ति पत्रकार दिखाई देगा, लेकिन साहित्यकार को केवल पत्रकार नहीं दिखाई देगा, उसके अंदर का जो गिरगिटपना है वो भी दिखाई देगा कि रंग कैसे बदलता है, कभी लाल, कभी पीला, कभी नीला। ये रंग बदलने की जो कला है, जो तरीका है, उसको साहित्यकार देखता है। तो यहां समस्याओं की मूल पहचान की जाती है। आज देखिए जो मुक्ति बोध भी इसी तरह से लिखते हैं, वो भीतर तुम कैसे हो वो बात समझाना चाहते हैं। कहते हैं भीतर का राक्षसी स्वार्थ अब साफ उभर आया है। तुम्हारे भीतर देवता भी है, राक्षस भी है, लेकिन जब राक्षस हावी होगा तो तुम केवल अपने बारे में सोचोगे। भीतर का राक्षसी स्वार्थ अब साफ उभर आया है, छिपे हुए उद्देश्य यहां निखर आए हैं। तुम्हारे भीतर क्या है सब उभर कर सामने आ रहा है। मनुष्य अपने भीतर कुछ और रखता है, बाहर कुछ और रखता है। बाहर से तुम कुछ और नजर आते हो और भीतर से कुछ और ही बन जाते हो, है कि नहीं? अब असली व्यक्ति साहित्यकार वही होगा जो आपके बाहरी और भीतरीपन को सामने लाए। जैसे दास साहब, मन्नू भंडारी लिखती हैं, इस गांधी जी के मानने वाले को अगर देखें तो धोती के अंदर भी धोती ही निकलेगी, इसकी चमड़ी भी निकाल लिया जाएगा तब भी ये नहीं पता चलेगा कि किस मानसिकता का। तो कहने का मतलब ये है कि साहित्यकार के पास अंतर्दृष्टि होती। समझ गए कि नहीं? अब कैसे उतरता है साहित्यकार? तो ये काम करता है साहित्यकार, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक स्वस्थ मनोरंजन भी साहित्य का उद्देश्य होता है। एक अच्छा मनोरंजन भी करना, एक स्वस्थ मनोरंजन भी साहित्य का उद्देश्य होता है। एक स्वस्थ मनोरंजन भी साहित्य का उद्देश्य होता है कि अच्छा, लोग कहते हैं ऐसी फिल्म बनाइए जो सभी लोग साथ बैठ के देख सके। नहीं अनमोल, लोग कहते हैं फैमिली वाली फिल्म कोई अच्छी हो
तो हम दिखाएं, हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन, विवाह, सब फैमिली फिल्म है। हाँ, जहां पर आप जाकर देख पाए साथ साथ। अब यही काम जो है वो साहित्य का भी है। केवल आशिकी, प्रेम यही न दिखाया जाए, ऐसी चीज रखी जाए जो हमें जोड़ के रखे समाज से, लोगों से। ये भी एक बहुत बड़ा मूल्य है साहित्य का। मनुष्य कोई मशीन नहीं है कि वो केवल एसी चलाने से सुखी हो जाएगा, टीवी देखने से सुखी हो जाएगा, भौतिक संसाधन आपने उसको दे दिया वो सुखी हो जाएगा। मनुष्य को मनुष्य चाहिए। तुमको एक कमरे में बंद कर दें, तुम्हें 1000 करोड़ रुपए दे दें और तुम्हारे कमरे में सारी व्यवस्था कर दी, लेकिन तुम्हारे लिए एक शर्त होगी, तुम किसी मनुष्य नहीं मिलोगे, तुम पागल हो जाओगे 6 महीने के अंदर। पागल होके नाचने लगोगे 1000 करोड़ लेकर। इसीलिए मनुष्य जो है यंत्र नहीं है, ध्यान देना। मनुष्य भौतिक स्थितियों में बंधा भी नहीं है। ये कितने दिन एक ही चीज देखोगे यार, कितनी वेब सीरीज देख लोगे। और जब तुम एक ही चीज बार बार करोगे तो तुम्हारा मन तो लगेगा नहीं। इसीलिए अगर कहीं भी तुम्हें एक जगह रखा जाए तो समस्या बनेगी, और ये समस्या ही आगे चलकर बढ़ जाएगी। जब समस्या आगे बढ़ेगी तभी दिक्कतें होंगी। बिल्कुल है, ठीक है। साहित्य हमारे लिए अगर आप देखेंगे तो मनोरंजन भी करता है और नैतिक रूप से हमें आगे बढ़ने के लिए भी एक समझ देता है। अगर आप देखें, एक जगह आता है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। हम दीवानों की, एक जगह लिखो वहीं पे, हम दीवानों की क्या हस्ती है। हम ऐसे दीवाने हैं, हमारी क्या हस्ती है। आज यहां कल वहां चले, आज यहां कल वहां चले। मस्ती का आलम साथ चला, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। ठीक है। तो हिंदी साहित्य की स्थिति क्या है, आपने समझा कि मनोरंजन प्लस एक हमारे नैतिक उत्कर्ष की बात। कैसे मनोरंजन, हम दीवाने, आप क्या हैं, दीवाने हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है। आगे क्या है, आज यहां, आज यहां कल वहां चले। पहले आप थे गांव, फिर वहां से यहां आ गए, आज यहां कल वहां चले। फिर आपने कहा मस्ती का आलम साथ चला। हम जहां जाते हैं मस्ती वहीं चलती है, और जहां हम पहुंचते हैं वहां धूल उड़ने लगती है। लोग समझ जाते कि हम आ गए। अब जो मनोरंजन कैसे दिखता है, तो आपको रीति काल में एक कवि को पढ़ना है, बिहारी। तो बिहारी कहते हैं, कहत नटत रीझत खिझत। यहीं लिखो, कहत, लिखते चलो, कहत। एक नायिका है जो कह रही है, कहत। फिर क्या कहती है, नटत, थोड़ा एक्टिंग कर रही है, कहत नटत। फिर उसके बाद क्या है, कहत नटत खिजत, थोड़ा सा फिर जो है वो गुस्सा दिखा रही है। आमतौर पे नायिकाएं गुस्सा दिखाती हैं,
खिसियाती ही हैं। ये सारी बात जो है नायिका के लिए हो रही है। हर हर काल विशेष की नायिका एक ही समान रहती है। जिस भी काल में देखो तो नायिका एक ही तरीके की रहती है। कहत, जब नायक कुछ कह रहा है तो वो कुछ नाटक कर रही है। फिर क्या कर रही है? खिजत, थोड़ा सा उसको गुस्सा दिखा रही है। फिर क्या कर रही है? मिलत, फिर उसके बाद कह दिया अच्छा चलो मिल लेते हैं। मिलत, फिर खिलत, फिर वो खुश हो गई। मिलत खिलत, फिर लज्जियात, क्या है? लज्जियात मतलब शर्मा रही। आमतौर पे नायिका यही करती। कहत नटत खीजत मिलत खिलत लज्जियात, शर्माती हैं। फिर क्या है? ये देखो शुद्ध मनोरंजन है। ये केवल जो बिहारी लिख पाएंगे और कोई नहीं लिख पाएगा। जो बिहारी की मानसिकता यही है। वो नायिका का सौंदर्य बहुत देखते हैं, इसीलिए आगे चल के इनके ऊपर बड़ी आलोचना भी हुई है। कहा गया कि केवल इसीलिए लिखते हो तुम। फिर आगे क्या है? भरे भवन में करत है। भरे भवन में करत है। भरे भवन में करत है। नैनन सो, नैनन ही सो बात। नैनन, नैनन ही सो बात। भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। देखिए कैसी नायिका है, समझिए इस नायिका को। एक जगह है जहां पर पूरा भवन भरा हुआ है। एक स्थान विशेष है जहां बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। आमतौर पर हर नायक की ये स्थिति होती है कि वो जाए तो उसको नायिका अटेंशन दे। चाहे जितनी भीड़ हो, नायक को देखते ही नायिका कुछ एक्शन रिएक्शन करे। तो भरे भवन में करत है। भरे भवन में है, एक पूरा स्थान है जहां भवन भरा हुआ है। वहां पहुंचा नायक। नायक जब पहुंचा तो उसने कुछ कहा होगा। कहत, फिर वो थोड़ा बहुत जो नाटक की होगी। फिर उसके बाद थोड़ा जो उसने गुस्सा दिखाया होगा। फिर उसने मिलत खिलत, कोई नहीं मिल उल रहा है। नैनन ही सो बात, ये सब नैनों से ही हो रहा है। कभी इशारों से ही देख रहा है, वो देख रही है। इशारों से ही एक्टिंग हो रही है। इशारों से ही उसको गुस्सा दिखाया जा रहा है। इशारों से ही वो मिल भी रहे हैं और इशारों से ही वो खुश भी हो रहे हैं। तो ये बिहारी हैं। ये कुछ हुआ नहीं लेकिन सब हो गया। ये भी एक तरीके का जो श्रृंगार है। तो बिहारी इस तरीके का लिख रहे हैं। ठीक है। अगर आप देखें, इसके अलावा ये तो हो गया थोड़ा मनोरंजन आपका। आगे देखिए, इसके बाद हिंदी साहित्य का क्या मूल्य है, क्या प्रतिमान है। तो आप देखेंगे कि यह समाज की जो विरासत है उसका रक्षक भी हिंदी साहित्य है। समाज की विरासत का रक्षक भी साहित्य है। समाज की विरासत का रक्षक भी हिंदी साहित्य है। समाज की विरासत का रक्षक भी हिंदी साहित्य है। वही कि समाज की जो विरासत है, जो अच्छी चीजें, हमारे समाज में अच्छे और बुरे दोनों मूल्य हैं। तो जो हमारी विरासत है उसका रक्षक भी साहित्य है। ठीक है। कैसे? साहित्य समाज का जीवित चित्र है। क्या है? साहित्य समाज का जीवंत चित्र है। चलता फिरता एक चित्र है साहित्य।
लोगों के जीवन का। इसलिए अगर आप देखेंगे तो इसमें जो घटनाएं, तिथियां भले ही आपको सही न मिले, लेकिन जो जीवन दिखाई देता है वो पूरी तरह से सत्य होता है। मैंने कल एक बात बताई थी कि इतिहास में तिथियां, घटनाएं, सब कुछ सत्य होता है, लेकिन जो वस्तु स्थितियां होती हैं वो सही नहीं होती। फैक्ट सही होगा, लेकिन जो चीजें होती हैं वो सही नहीं होती। साहित्य में क्या होता है, तिथियां, घटनाएं भले न सत्य हो, लेकिन जो व्यक्ति प्रस्तुत किया जा रहा है वो व्यक्ति किसी न किसी समाज को प्रस्तुत करता है। इतिहास और साहित्य में यही अंतर है। इतिहास में तथ्यों के माध्यम से अपनी बातें रखी जाती हैं, घटनाओं के माध्यम से बातें रखी जाती हैं, लेकिन वहां पर भावनाएं होती ही नहीं। लेकिन साहित्य में आप देखते हैं तो न तो तिथियां होती हैं, न कोई ऐसी जो घटनाएं होती हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर जीवन का सबसे जो महत्वपूर्ण सत्य यही निकल कर आता है। उदाहरण के लिए हम क्या उदाहरण ले सकते हैं? 1936 में प्रेमचंद ने गोदान लिखा, उपन्यास गोदान। उसमें होरी, धनिया और जो वहां का जो जो गांव था, सेमरी, बेलारी, ये भले ही ऐसे संदर्भ हों जो काल्पनिक हों, जिसका कोई हमें स्थान न मिलता हो, और लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहां जिस व्यक्ति का संघर्ष दिखाया गया है, जो संघर्ष है, वो संघर्ष सत्य है। आज भी किसानों का संघर्ष वही है। 2 लाइन लिखो इसमें थोड़ा। साहित्य समाज का जीवंत चित्र होता है, जीवंत चित्र होता है। इसमें घटनाएं तथा तिथियां भले ही सही न हो, इसमें घटनाएं तथा तिथियां भले ही सही न हो, किंतु जो जीवन दिखाया जाता है, किंतु जो जीवन दिखाया जाता है वह पूरी तरह से सत्य होता है। किंतु जो जीवन दिखाया जाता है वह पूरी तरह से सत्य होता है, वह पूरी तरह से स्वस्थ होता है। वो पूरी तरह से सत्य होता है। क्या बोला? स्वस्थ बोल दिया था। अच्छा, सत्य होता है, ठीक है। आगे लिखिए। उदाहरण के लिए गोदान उपन्यास को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए गोदान उपन्यास को देख सकते हैं, जहां होरी, धनिया, जहां होरी होरी वहां का नायक है गोदान का, होरी, और उसकी पत्नी का नाम का है धनिया, और लड़के के नाम का है गोबर। गोबर, हाँ, सब ऐसे ही नाम मिलेगा। और जो उसकी पत्नी का नाम क्या है? झुनिया। झुन जो गोबर की पत्नी का नाम है झुनिया, और होरी की पत्नी का नाम क्या है? धनिया। बस बस आदि, हाँ, आदि कर दो। नहीं, हाँ यार,
इसकी कुछ चीजें अभी तुमको दिलवाएंगे, अब आएंगे ना उस पे, फिर तुम इस इन सब में तो ये लोग एकदम सुपर स्टार, इन लोग को बड़ा समझ में आता है। उपन्यास कहानी में तो डूब जाते हैं लोग, केवल कहानी ही सुनते हैं। अभी असली चीज तो अब है। देखो उसमें, हाँ आगे लिखो, क्या लिखा इसमें? गोबर आदि के संदर्भ भले ही काल्पनिक हों, के संदर्भ भले ही काल्पनिक हों, भले ही काल्पनिक हो, किंतु होरी का संघर्ष एक सामान्य किसान का संघर्ष है। होरी का संघर्ष एक सामान्य किसान का संघर्ष है। होरी का संघर्ष एक सामान्य किसान का संघर्ष, मतलब केवल होरी का संघर्ष नहीं है, वो हर किसान वैसा ही है ना। आगे लिखिए। हाँ, अगला पॉइंट इसी में बना दो। मुंशी प्रेमचंद ने कहा भी है कि, उन्हीं की रचना है गोदान। मुंशी प्रेमचंद ने कहा भी है कि, इतिहास में घटनाएं और तिथियां सत्य होती हैं। इतिहास में घटनाएं और तिथियां सत्य होती हैं, बाकी सब झूठ होता है। इतिहास में घटनाएं और तिथियां सत्य होती हैं, बाकी सब झूठ। तिथियां और घटनाएं सही, बाकी सब झूठ लिखा जाता है, क्योंकि कुछ और नहीं पता होता। आगे लिखिए। जबकि साहित्य में घटनाएं और तिथियां झूठ होती हैं, घटनाएं और तिथियां झूठ होती हैं, किंतु बाकी सब सच होता है। किंतु बाकी सब सच होता है। किंतु बाकी सब सच होता है। सच होता है, बाकी सब सच होता है। अगला पॉइंट बनाओ। कुछ दूसरे प्रतिमान भी साहित्य की प्रासंगिकता को सिद्ध करते हैं। कुछ दूसरे प्रतिमान भी साहित्य की प्रासंगिकता को सिद्ध करते हैं। साहित्य की प्रासंगिकता को सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो दूसरे प्रतिमान क्या है पहले थोड़ा समझ लो। देखो, आज की जो दुनिया है ना, पैसे की दुनिया है।
वैज्ञानिक विकास का काल है। हर चीज जो है विज्ञान से चल रही है। आगे आने वाले समय जब तक तुम लोग बूढ़े हो गए तो इंटेलिजेंस एजेंसियाज जो AI तकनीक है उससे, हाँ, उससे क्या होगा, तुम बोलोगे एक पंखा चल जाए, अभी भी लोग आ गई है, अब भी हो रहा है, आने वाले समय में हर चीज उसी पे चली जाएगी, उसी से चल रहा है हर तरीके से। अब तो जो अच्छी गाड़ियां आ रही उनमें भी वही चीजें हैं। बहुत खतरा, बहुत खतरा, अभी उसी पे ही बात आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। यहां आप देखोगे कि ये चीजें भले चाहे जितनी आ जाए, भौतिक उपलब्धि चाहे जितनी हो जाए, चाहे तुम जितना विकास कर लो, लेकिन मनुष्य जितना विकास करता जाएगा, भौतिकता के जितना समीप जाएगा, अपनी भावनाओं से और अपनी मौलिक क्षमताओं से कट जाएगा। आज आप देखिए जिसके पास जितना पैसा है वो उतना ही भावनाओं से हीन है। भावना गरीब व्यक्ति के पास बची है, अमीर व्यक्ति भावना शून्य हो चुका है। पैसा, भौतिक समृद्धि, ये हमें बहुत दूर कर देती है। इस पैसे ने दूर किया। तुमने पैसा बहुत कमाया पर इस पैसे ने संबंध गवाया। पैसा तो सब कुछ है, भौतिक उपलब्धि सब कुछ मानी जा रही है, लेकिन ये भौतिक उपलब्धि एक सीमा के बाद अगर आप देखेंगे तो ये आपकी भावनात्मक और जो सृजनात्मक क्षमता है कुछ नया करने की, कुछ अच्छा करने की, उस क्षमता को मार देता है। और अगर आप देखें तो आज के वैज्ञानिक युग में, भौतिक उपलब्धि के युग में, ये संकट और गहरा हो गया है, ये समस्या और बढ़ चुकी है। अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े दार्शनिक, जैसे यूरोप का एक दार्शनिक है सात्र यही कहता है कि हम अब मानव से अमानव हो गए हैं। क्या हो गए हैं? अमानव। सात्र एक यूरोप का दार्शनिक है, सात्र कहता है कि अब हम अमानव हो गए हैं। अमानव का मतलब मानव के अंदर संवेदना होती है, जो सृजन करने की क्षमता होती है, अब हम धीरे धीरे मानव से अमानव होने की स्थिति में आ गए हैं। हमारी मानवता, हमारे मूल्य धीरे धीरे हमसे दूर हो रहे हैं। इसी बात को एरिक फ्राम, एक और दार्शनिक है एरिक फ्राम, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं साहब कि इसे हम नैतिक अकेलापन कह सकते हैं। एक अकेलापन, एक सूनापन। इसका मतलब क्या है? एरिक फ्राम कहते हैं, ये भी यूरोप के हैं। ये क्या कहते हैं कि आज का मानव, चाहे तुम जितना पैसा कमा लो, एक पैसा ज्यादा कमाने के बाद, मान लो तुम्हारे पास 10,000 करोड़ रुपए आ गए, तुम किसी से मिलोगे नहीं, कौन हमारी गर्दन उतार ले? एक नैतिक अकेलापन। भौतिक समृद्धि ने, भौतिक विकास ने, वैज्ञानिक युग ने हमें नैतिक रूप से अकेला कर दिया है। हमारे जीवन में समस्याएं ला दी। इसी बात को जयशंकर प्रसाद कहते हैं विषमता आ गई हमारे जीवन में। क्या आ गई है? विषमता। विषमता। विषमता का मतलब क्या है? जीवन हमारा समान नहीं है, विषम है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें, कैसे ना करें। आचार्य शुक्ल इसको कहते हैं कि प्रछन्नता का आवरण ओढ़ लिया हमने, झूठ का आवरण। क्या कहते हैं? झूठ का आवरण। प्रछन्नता।
प्रछन्नता का आवरण। हाँ, ये कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल, और इन पे खूब चर्चा होनी है अभी। प्रछन्नता का आवरण। प्रछन्नता, प्रछन्नता, आधा चक्कर दो। प्रछन्नता, प्रछन्नता, तो प्रछन्नता का आवरण। ये कहते हैं कि हमने झूठ का आवरण ओढ़ रखा है, और ये जो झूठ है ना, इस झूठ ने ही हमारे जीवन को बेकार कर दिया है। झूठा एक रूप बना के हम घूमते हैं। आप देखेंगे आदमी थोड़ा सा अच्छा पैसा कमाने लगता है, अधिकारी बन जाता है, कुछ चीजें अच्छी कर लेता है, तो ऐठ के चलता है। क्या है, बात करेंगे उसके टोन से ही आपको पता चल जाएगा। ये क्या है? प्रछन्नता का आवरण। और आज के इस काल में, आज के इस वैज्ञानिक युग में, आज के इस भौतिक युग में, मनुष्य को, अमानव को मानव बनाकर रखने के लिए साहित्य की जरूरत है। एक बहुत बड़ी बात है। जब आपसे कभी पूछा जाए तो आप यही बताएंगे कि आज का समय क्या है। हर व्यक्ति अमानव होता जा रहा है, हर व्यक्ति झूठी बातों को ओढ़ता जा रहा है, हर व्यक्ति विषमता का जीवन जीने के लिए विवश है। तो हमें अमानव से मानव बनाने के लिए साहित्य की जरूरत है, और मनुष्य को यंत्र नहीं बनने देने के लिए भी साहित्य की जरूरत है। अगर साहित्य न होगा तो मनुष्य यंत्र हो जाएगा। और अगर आप बताएं तो यहां यही बताएंगे कि यंत्र न बनने के लिए साहित्य हमको प्रेरणा देता है, हमारी भावनाओं को हमारे भीतर बनाए रखता है। ये साहित्य की एक बड़ी प्रासंगिकता है, ये साहित्य का एक बड़ा मूल्य है। ठीक है? क्लियर? चलिए, तो एक प्रश्न लिखिए वहीं पे। हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और उसके महत्व पर टिप्पणी करिए। हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और उसके महत्व पर टिप्पणी करिए। हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और उसके महत्व पर टिप्पणी करिए। हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और उसके महत्व पर टिप्पणी करिए।